दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ स्पेशल बात करने वाला हूं। मुद्दा आपको पता होगा कि पिछले कुछ घंटों में, चूंकि मैं कल व्यस्त था और फिलहाल अभी मैं बहुत व्यस्त भी हूं क्योंकि लगातार कॉल्स आते हैं, व्हाट्सअप मैसेजेस आते हैं। और रीज़न क्या है? रीज़न है एमपीटेट वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज़। अभी 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज मैंने शुरू करने वाला हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि 5 मार्च से एमपीटेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। तो फिलहाल जो एग्जाम कैलेंडर में आप डेट देख सकते हैं, टेंटेटिव डेट में 5 मार्च ही आपकी डेट दिख रही है वर्ग 3 की। तो ये मानकर चलें कि आपके एग्जाम होंगे और उसकी प्रिपरेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहे हैं क्योंकि 1 फरवरी से लगातार ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी तक अगर आप लोग जुड़े नहीं हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। नंबर ऊपर दिया है 9981167757। इस पर आपको ऑडियो से नाम बताकर मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, आपको जोड़ लिया जाएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जो चैनल का नाम है यही एप्लीकेशन का नाम है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री बैच में मैं तो सबको जोड़ ही लेता हूँ, संडे को फ्री टेस्ट मिलता है। पेड बैच के लिए आपको पेमेंट करना है 300 का। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे एप्लीकेशन के अंदर। और टेस्ट कितने महत्वपूर्ण है ये आपको पता चल गया होगा पिछले वीडियो में। नहीं पता चला है तो कल का टेस्ट दें, ठीक है। दोपहर 1 बजे संडे को टेस्ट होता है और इसके अलावा फिर डेली टेस्ट होगा। तो ज्वाइन करें अगर सिलेक्शन पाना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर टेस्ट सीरीज अच्छे से कर ली तो सिलेक्शन आपका डेफिनेटली हो ही जाएगा। अब मैं बात करूं मुद्दे की। मुद्दा गर्म है। मुद्दा क्या है आपको पता होगा कि अभी आजकल क्या चल रहा है कि तरह तरह की चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के मन में। देखिए, सबसे पहले मुद्दा तो यह है कि भर्तियां नहीं आ रही हैं, भर्तियां अटकी हुई हैं। दिक्कत यह है कि 4 साल से ज़्यादा कोई भर्तियां हुई नहीं हैं। एक या दो ही भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, चाहे जेल पे ही ले लो आप। एमपीटेट वर्ग 1 वर्ग 2 2018 में हुई थी, उसके 2018-19 में हुई थी, तब से कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। ये सबको पता है। अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में खबर आती रहती है कि इस विभाग में इतने पद खाली हैं, इस विभाग में इतने पद खाली हैं। अभी पीईबी का एग्जाम कैलेंडर आप देखेंगे तो 6 से 7 भर्ती परीक्षाएं तो आपको दिख ही जाएंगी। इसके अलावा 5 से 6 ऐसी परीक्षाएं हैं जो कैलेंडर में अभी शो नहीं हो रही हैं, जैसे वन रक्षक नहीं दिख रही है, पटवारी नहीं दिख रही है, एमपीएसआई नहीं दिख रही है, महिला पर्यवेक्षक नहीं दिख रही है, और इसके अलावा एएसआई एलडीसी नहीं दिख रही है, प्लाटून कमांडर नहीं दिख रही है। अभी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो जिनके प्रस्ताव पीईबी के पास भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है इनका। तो अब इसको लेकर क्या है कि बच्चे आक्रोशित हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, पीईबी के पास जा रहे हैं। सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है। जो पीईबी कंट्रोलर थे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मेरे पसंदीदा पीईबी कंट्रोलर थे, एकेएस भदौरिया जी। अक्सर मैं उनसे बात करता था कॉल पर। कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती के टाइम पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो पीईबी के कंट्रोलर थे, परीक्षा नियंत्रक थे, तब बहुत अधिक भर्तियां हुई हैं 2016 और 2017 में। 2017 एक ऐसा साल है स्टूडेंट के लिए जिसे गोल्डन ईयर कहा जाएगा। लगभग हर महीने एग्जाम हुए थे और 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था उस साल। अब अगर हर साल इतने बच्चों का सिलेक्शन होता तो बेरोजगारी जो अभी इतनी बढ़ गई है इतनी ना बढ़ती। जितने नए लोग हों वो देख सकते हैं पुराने वीडियोस में, काफ़ी टाइम के पहले वीडियोस हैं, उनमें साफ लिखा रहता है कि पीईबी नियंत्रक से बात की, परीक्षा कंट्रोलर से बात की। कई बार मैंने ये पूछा कि रिजल्ट कब तक देंगे, कई बार मैंने ये पूछा कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ जाती है अक्सर, तो एग्ज़ाम कब होंगे। ये सारी चीज़ें मैं पूछा करता था। और सबसे अच्छी बात जो थी उनकी कि कहने के लिए वो परीक्षा नियंत्रक थे पीईबी के परीक्षा नियंत्रक का पद आप जानते हैं कितना बड़ा होता है। उसके बावजूद वो डाउन टू अर्थ होकर मुझसे बात करते थे, एक जमीनी स्तर के इंसान थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं और अपने चैनल के माध्यम से, आप सबके माध्यम से उनको एक बार फिर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि उनको गुजरे हुए लंबा टाइम हो गया है और वो गुजरे किस चीज़ से थे? कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हुआ था। बहुत दुख की बात है। अगर वो अभी होते तो शायद स्थिति कुछ और होती, क्योंकि मैंने कई बार उनसे बात की है और घंटों तो नहीं, मिनटों बात की है। मिनटों में भी इतना कि कहीं 30 मिनट, कहीं 37 मिनट, कहीं 29 मिनट। अभी भी मेरे पास उनकी वो रिकॉर्डिंग है पुरानी, जिसमें मैंने आपका दर्द उनसे बयां किया है। एक बार मेरी बात उनसे 41 मिनट तक हुई थी और आप यकीन मानिए, शुरुआत में जब उनसे मेरी बात शुरू हुई थी तो 2-3 मिनट तक वो ऐसे बात कर रहे थे कि ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, मतलब, और बहुत, मतलब एक आसमान के लेवल पर जाकर वो बात कर रहे थे, जैसे अपन कीड़े मकोड़े होते हैं, चीटियां होते हैं, इस तरीके से बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें स्टूडेंट का दर्द महसूस कराया, बताया कि किस तरीके से बच्चे हताश हैं, किस तरीके से बच्चे निराश हैं, पारिवारिक सहयोग नहीं मिल रहा, आर्थिक टूट चुके हैं, मानसिक टूट चुके हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, मतलब उम्मीदें खत्म हो गई हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब उन्हें महसूस कराई। और मैंने ये भी बोला कि आप महसूस कीजिए कि अगर इनमें कोई आपका भी बेटा होता या बेटी होती, इस तरीके का संघर्ष कर रही होती, तो क्या आप अभी भी इसी तरीके से बात कर रहे होते?
मेरिट मैंने उनसे बोला कि आप मेरिट देखिए कहाँ जा रही है, मेरिट कहाँ जा रही है। मतलब एक सामान्य विद्यार्थी अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना सोचे तो उसके तो होश ही उड़ जाए मेरिट देख के, क्योंकि आप लोग पता नहीं नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से लगाते हो, ये सारी चीज़ें। और अभी मुझे दुख इस बात का हुआ है, अभी जो चीज़ें देखने में या सुनने में आ रही हैं कि देखिए, एक बात आप सबसे पहले समझिए, जानिए, नोट कीजिए कि हम जितने भी यूट्यूबर हैं मध्य प्रदेश के अंदर, हम जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी टीचर हैं, जितने भी मेंटर हैं, जितने भी आपको गाइड करने वाले टीचर हैं, हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे मनभेद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उद्देश्य सबका यही है, चाहे उनके स्टूडेंट हों, चाहे मेरे स्टूडेंट हों, चाहे किसी और के स्टूडेंट हों, उन्हें प्रिपरेशन भी करनी है, उन्हें एग्जाम भी देना है, और भर्ती किसकी लेना है? पीईबी की। पीईबी के माध्यम से जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन्हें वो देनी पड़ेंगी। तो रास्ता किसी का कहीं से भी आए, ठीक है, चाहे मैं बात करूं दिनेश चौहान की बात करूं, दिनेश ठाकुर की बात करूं, और तपोभूमि क्लासेस के जो सर हैं, इसके बाद विनर्स के जो सर हैं, इसके बाद अतुल शर्मा हैं, राम सर हैं, एएस एकेडमी हैं, और अगर किसी का नाम मैं, हाँ, गोपाल सर हैं, अगर मैं किसी का नाम मिस कर दूं तो आई एम सॉरी, बट अभी जो दिमाग में नाम मेरे आ रहे हैं उनको ले रहा हूं। तो और भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं भी देख रहा हूँ कई सालों से काम कर रहे हैं लगातार, आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम हो, चाहे कोई भी अपडेट देने का काम हो, और स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी से। देखिए, कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं रहती है। अच्छा, ये कनेक्टिविटी इसलिए रहती है, दिनेश ठाकुर सर की बात करें, उनके साथ मैंने इंदौर में आंदोलन किया था, और राम सर की बात करें, कॉल आता है, बातचीत होती रहती है, और भी ऐसे हैं कुछ लोग जिनसे बातचीत होती रहती है। तो और हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि स्टूडेंट अभी किस चीज़ से गुजर रहे हैं, इनके फेवर में हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है आगे की। अभी जो मुद्दा है वो उम्र का मुद्दा है, 3-4 साल से भर्ती परीक्षाएं आई नहीं हैं, उम्र तो रुकती नहीं है ना, कोविड-19 से उम्र तो रुकेगी नहीं, उम्र तो बढ़ती जाएगी। अब उम्र अगर बढ़ती जा रही है और चांस नहीं मिल रहे हैं, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उम्र बढ़ाई जाए, 2 से 3 साल तो कम से कम उम्र बढ़ाई जाए, चाहे वो आरक्षित वर्ग की हो चाहे सामान्य वर्ग की हो, उम्र बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें। इसके बाद सिलेक्शन अगर हो ना हो, ये दूसरी बात होती है। अब बात करूं पुलिस परीक्षा की। पुलिस परीक्षा पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, दिनेश चौहान सर ने बहुत वीडियो बनाए हैं। हमारे आपसी मतभेद रहे हैं, लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में उनके भी कॉल मेरे पास आए, व्हाट्सअप मैसेज आए, न्यू ईयर भी विश किया। वो चाहती थी कि एग्जाम हो, इसलिए क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और बच्चे बहुत संघर्ष कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और मैं चाह रहा था कि एग्जाम ना हो। अब मैं इसलिए चाह रहा था कि एग्जाम ना हो फिलहाल, ऐसा नहीं कि मैं कभी एग्जाम नहीं चाहता कि ना हो, मैं चाह रहा था अभी एग्जाम ना हो, कम से कम 1 महीने। इस 1 महीने में देखिए क्या समस्या होती है, सर्दी का टाइम है, ठंड का टाइम है, बारिश कितनी हो रही है, ठंड कितनी पड़ रही है, और इसके साथ साथ जो मेजर इशू है, जो टेक्निकल इशू है, वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद क्रिएट हुआ है। विवाद क्या है आपने देखा है, कई ऐसे चैनल पे पढ़ा है, उनके चैनल पे खुद पढ़ा है, आपने देखा होगा। विवाद शुरू होता है बायोमेट्रिक पर, कि जिन बच्चों का बायोमेट्रिक या वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, वो बच्चे वंचित हो गए हैं एग्जाम देने से। बात सही है कि किसी को वंचित नहीं रहना चाहिए, सबको मौके मिलने चाहिए, लेकिन मुझे पता था कि ये दिक्कत होगी, क्योंकि अभी ये दिक्कत नहीं हुई इस एग्जाम में, पहले भी ऐसी दिक्कत हुई है। अब ये दिक्कत क्यों होती है पता है, कि बायोमेट्रिक में फिंगर प्रिंट जो है वो मैच क्यों नहीं करते हैं। मैंने बोला सर्दियों का टाइम चल रहा है, स्किन निकलती है, बॉडी की स्किन निकलती है, होंठ भी आपने देखा होगा, होंठ भी फटते हैं, गाल भी फटते हैं, हाथ भी फटते हैं, पैर भी फटते हैं। गाँव में आप देखें तो बिल्कुल दरार मार जाते हैं हाथ पैर, जो छोटे छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं उनके। फिर भी ऐसा नहीं है, शहरों में भी स्किन तो निकलती ही है। साइंस आप लोग पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि इंसान की पूरी स्किन बदल जाती है 1 साल के अंदर। तो अभी होता क्या है, ये फिंगर प्रिंट हैं जो, अगर इनमें आप छोटा सा ब्लेड भी अगर मार दें और ये यहाँ पर अपनी स्किन में कोई स्क्रैच आ जाए फिंगर के प्रिंट में, तो वो फिर डिटेक्ट नहीं करेगा, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। और सर्दियों में अगर हाथों की स्किन निकलेगी तो जाहिर सी बात है फिंगरप्रिंट मैच क्यों करेंगे। इसलिए मैं चाह रहा था। और सबसे बड़ी बात कोविड आप देखें कितना ज़्यादा फैल रहा है, इतना भयंकर फैल चुका है। बाहर के राज्यों में तो कम हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में केसेस बढ़े हैं और मौतें भी धीरे धीरे बढ़ी हैं। मैं चाहता था किसी एक भी स्टूडेंट की जान कोविड से नहीं जानी चाहिए, संक्रमण इतना ज़्यादा फैल रहा है। मैं चाह रहा था कि किसी भी बच्चे की जान को जोखिम ना हो, और अभी तक अगर एग्जाम नहीं हुआ तो 1 महीने और एग्जाम ना हो। अब आप लोग समझिए कि पीईबी ने अभी तक एग्जाम नहीं कराया था, अभी तक पीईबी ने दिसंबर से एग्जाम शुरू कराए हैं, जो री एग्जाम हुए थे। इसके पहले तो एग्जाम नहीं कराए, दूसरी लहर में नहीं कराए, पहली लहर में नहीं कराए। ठीक है कि वैक्सीनेशन हो गया है, जान को जोखिम नहीं था, ठीक है, लेकिन अब आप इनकी जल्दबाजी देख सकते हैं। ऐसे में जब हाई कोर्ट ने अपने इंटरव्यू स्थगित कर दिए और FACCI ऐसा कोई एग्जाम था, उसने अपना एग्जाम स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कुछ टाइम के लिए, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो पोस्टपोन हो चुके हैं। कोर्ट का इंटरव्यू पोस्टपोन हो चुका है, ये भी आपको पता है कई जगह। और इसके साथ साथ विवाद कितने हो रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम को लेकर। लेकिन MP पुलिस परीक्षा इन्हें करानी थी 40 दिन 2-2 शिफ्ट में।
आधे बच्चे तो अनुपस्थित हो गए हैं, तो इनका काम उसमें भी काफ़ी आसान हो गया। आधे बच्चे उसमें एब्सेंट हो गए हैं और कुछ ऐसे हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, तो वो भी बाहर हो गए हैं। तो अब कितने कम बच्चे ऐसे बचे जिनने एग्ज़ाम दिया होगा। और इसके साथ-साथ एग्ज़ाम री एग्ज़ाम अगर कराना पड़ता है पीईबी को, ये ज़रा मानिए आप, ये मैं जो लॉजिकल फैक्ट आपको बता रहा हूँ, अगर पीईबी को री एग्ज़ाम कराना पड़ता है तो उसमें समस्या किसको होती है, दिक्कतें किसको होती हैं। एक बच्चे को एक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम 2 बार देना पड़ता है, 2 बार एग्ज़ाम के प्रेशर को फ़ील करना पड़ता है, 2 बार प्रिपरेशन करनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात 2 बार आने-जाने की परेशानी प्लस पूरा का पूरा खर्चा। कौन भुगतता है ये बताइए आप? मिस्टेक किसकी रहती है? पीईबी की। प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड की गलती का हर्जाना स्टूडेंट भुगतते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर चीज़ें नज़र में आती हैं तो री एग्ज़ाम होता है, अदरवाइज़ अभी ऐसे मैं आपको कितने एग्ज़ाम बता दूं कि जिनकी चीज़ें मैंने पकड़ी हैं अपने एनालिसिस से, लेकिन उनका कोई री एग्ज़ाम नहीं हुआ और ऐसे लोग अभी जॉब कर रहे हैं जो धांधली घोटाले में लिप्त हैं और प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ने अपना पल्ला झाड़ लिया। सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट में खामी है। प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड की जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई है कि ये जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है ये संदिग्ध है, तो उसकी जाँच सरकार किसको दे देती है? पीईबी को ही दे देती है। मतलब अगर किसी चोर ने चोरी की है और मुझे समझ में नहीं आता वो चोर कैसे अपनी चोरी की जांच पड़ताल करेगा और कैसे प्रूफ देगा फिर गवर्नमेंट को। इस तरीके की बेवकूफ़ी वाली हरकतें मध्य प्रदेश के अंदर चल रही हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी का जिसमें उनका सिलेक्शन हो, तो उनकी प्रतिभा ऐसे कुचल दी जाती है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। आपने देखा होगा व्यापम घोटाला कितना बड़ा घोटाला है, कितनी जाने गई हैं उसमें। और इसके बावजूद इस तरीके का रवैया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा अपनाया जाए या उनके कंट्रोलर के द्वारा अपनाया जाए, चेयरमैन के द्वारा अपनाया जाए, तो ये बहुत दुख की और बहुत तकलीफ की बात है जिस तरीके का फिलहाल देखने को मिला है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। ये मैं सभी यूट्यूबर को बता रहा हूँ। संयम के साथ, पेशेंस के साथ, पोलाइटनेस के साथ अपनी बात रखनी है। पहली चीज़, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग काफ़ी अनुभवी हैं, फिर भी मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल के दिन अगर कोई मुद्दा बनता है, कोई चीज़ें हाईलाइट होती हैं और अगर उसकी जांच होती है तो आपके द्वारा कोई ऐसी गलती नहीं दिखनी चाहिए कि हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़े कि हमने आप लोगों का सपोर्ट किया है। इस चीज़ का ध्यान सबसे पहले आपको रखना है। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। दूसरे पक्ष से क्या क्या गलती हो रही है उसको नोटिस करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, लेकिन अपने तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े या आपको अपनी गलती माननी पड़े या आपको माफ़ी मांगनी पड़े। चीज़ें दिखती हैं थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है। मानता हूँ कि सामने वाले की बहुत ज़्यादा गलती है, लेकिन हो सकता है कि उसको थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ दिखा हो, ठीक है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई इंसान ज्ञापन देने जाता है, पीईबी ऑफिस में जाता है या पीईबी कंट्रोलर को देता है या चेयरमैन को देता है, तो अगर वो हंसते हंसते लेता है या आपके सामने हाथ जोड़ता है, ठीक है, या आपका स्वागत करता है, तो उस चीज़ को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप दोनों के बीच 1 बाय 1 क्या बात हुई है, सामने वाले ने किस तरीके का बिहेव किया है, वो चीज़ आपको गुप्त रखनी चाहिए। आप अगर अपने को ऊपर दिखाएंगे कि सामने वाले ने आपसे आपके हाथ जोड़े हैं, ठीक है, मतलब इससे ये हो जाता है, ठीक है, मानता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो दिखती हैं, लेकिन अगर सामने वाले ने आपके हाथ जोड़े हैं या कुछ भी है तो उसको दिखाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर फिर जिस इंसान ने आपके हाथ जोड़े हैं वही अगर उस वीडियो को देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको गलत लगेगा, क्योंकि एक रेपुटेटेड व्यक्ति है, ठीक है। आप अगर उसको गलत तरीके से दिखाओगे कि वो आपके हाथ जोड़ रहा है, ठीक है, वो क्यों हाथ जोड़ेगा, क्यों हाथ जोड़ेगा वो, पहले तो मुझे बताइए वो हाथ क्यों जोड़ेगा। तो उसको हो सकता है इस बात से गुस्सा आया हो या अंदरूनी बातें क्या हुई क्या नहीं हुई ये हम किसी को भी पता नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, हम सबके मतभेद कितने भी हों आपस में, लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्योंकि आप भी स्टूडेंट की भलाई चाहते हैं, मैं भी स्टूडेंट की भलाई चाहता हूं, और जितने समस्त यूट्यूबर हैं, शिक्षक हैं, मेंटर हैं, ये सभी अपने अपने स्टूडेंट, जितने भी इनसे जुड़े हुए हैं, ये सभी अपने अपने स्टूडेंट्स की भलाई चाहते हैं। तो ऐसे में हम सबका सपोर्ट आपके साथ है, हम सबका सहयोग आपके साथ है, ठीक है, क्योंकि आप एक सही बात लेकर गए थे। आपने सभी स्टूडेंट का पक्ष रखा है कि जितने बच्चे बायोमेट्रिक से वंचित रह गए हैं उनका एग्जाम फिर से होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम सब इसका फेवर करते हैं। और इसके साथ साथ जब भी पीईबी के एक तरफ पीईबी होता है, दूसरी तरफ हम सब होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल 2022 में बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं होनी है, नोटिफिकेशन आने हैं, एग्जाम होने हैं, बहुत सारी चीज़ें इस बार होना है। तो जरूरी है कि हम सब यूनिटी में रहें,
अभी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ें दिक्कतें सामने आई हैं, ये देखा गया है। बायोमेट्रिक का तो एक चीज़ हो ही गया, इसके बाद हर शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अगर एग्ज़ाम फॉर्म भराए हुए 1 साल 1.5 साल हो गया है, हम लोग भी ऑनलाइन टेस्ट चलाते हैं और हर कोई आजकल एप्लीकेशन चलाता है, अपने ऑनलाइन टेस्ट देता है, स्टडी मटेरियल देता है। मानता हूँ कि गलतियाँ हमसे भी होती हैं, कोई भी टेस्ट हम देते हैं तो गलत क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जब आंसर लगाते हैं तो हम लोगों का दिमाग घूम जाता है, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में चढ़ जाते हैं तो दिमाग सही से काम नहीं करता है। तो मानता हूँ कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट के द्वारा बताया जाता है या उसको हम रीटेस्ट करते हैं, रीचेक करते हैं, फिर हमें कुछ चीज़ें पकड़ में मिलती तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने स्तर से अपने टेस्ट को बार बार चेक करते हैं या स्टूडेंट बताता है कि ये सर इसका आंसर थोड़ी सा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो 150 क्वेश्चन जैसे अभी एमपी टेट वर्ग 3 के टेस्ट सीरीज में शुरू कर रहा हूँ, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के आंसर बाई मिस्टेक, जैसे ए का बी होता है, क्वेश्चन का ए आंसर होता है, बी हो जाता है, बी होता है, ए होता है। तो ऐसे में क्या है कि हम रीचेक करते हैं उस टेस्ट पेपर को जो हमें लगवाना होता है, तो वहाँ पर मिस्टेक क्या है, लगभग खत्म हो जाती है, गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। लेकिन पीईबी इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराता है, इन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं एक एग्जाम कराने के, और टेस्ट ये पहले से बना लेते हैं। इसके बाद इनके पास एक ऐसी टेक्निकल टीम नहीं है कि ये उन टेस्ट को चेक करवा सकें। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह कि इससे अच्छे टेस्ट ऑर्गेनाइज बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपना कंटेंट देते हैं, वो कर सकते हैं। मुझे काम दिया जाए मैं भी कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब आप बड़ा काम करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको पता है 12 से 13 लाख फॉर्म भरे हैं, स्टूडेंट एब्सेंट है ये दूसरी बात है, लेकिन एग्जाम तो आपने 12-13 लाख स्टूडेंट के हिसाब से ही तैयार किया होगा ना। डिफिकल्टी लेवल आप इतना क्यों बढ़ा देते हैं कि आपको खुद वो पल्ले नहीं पड़ते कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कैसे कैसे लोग आपके टेस्ट बनाते हैं, पहले आपको उनका इंटरव्यू लेना चाहिए, उनका रिटन एग्जाम लेना चाहिए, उसके बाद उन्हें अपनी टीम में रखना चाहिए कि आप टेस्ट पेपर बनाइए। डिफिकल्टी लेवल आप इतना हाई कर देते हैं। 10वीं पास आपने मंगाई है, कांस्टेबल की परीक्षा हो रही है, लेवल आपने इतना हाई कर दिया कि 5-6 क्वेश्चन, मतलब ये मुझे तो ये लगता है कि ये घपला या घोटाला करने के लिए आप लोग गलत क्वेश्चन डालते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ उड़ा देते हैं गलत क्वेश्चन करके, और फिर इतना ही हेर फेर आप नॉर्मलाइजेशन में कर देते हैं, तो 8 से 10 नंबर का सीधा सीधा गेम खेल जाता है, झोल हो जाता है। वहाँ पे धूल झोंकने का काम होता है सभी स्टूडेंट के साथ, क्योंकि अब आजकल आप नया सिस्टम कर रहे हैं ताकि आपकी गलतियां पकड़ में ना आए। ये बार बार री एग्जाम जो आपको कराने पड़ते हैं, मुझे सब पता चलता है क्योंकि मैं हर एक चीज़ का एनालिसिस करता हूँ। आजकल पीईबी के द्वारा एक नया सिस्टम तैयार किया गया है, ये मैं सभी अपने यूट्यूबर दोस्तों से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज़ को ध्यान में लें, नज़र में लें, गलती ना हो पाए, किसी के साथ झोल ना हो पाए, रिजल्ट में गड़बड़ी ना हो पाए। सभी को यूनिटी में रहना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं करना। बात अगर पीईबी की आएगी तो हम सब लोग एक साथ रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, संगठन में रहेंगे। प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी, करेंगे, ज्ञापन देने पड़ेंगे, देंगे, धरना करना पड़ेगा, करेंगे, आंदोलन करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने को अभी मिली हैं, अभी तक आपने देखा होगा पीईबी की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की जो साइट है, इस पर मॉडल आंसर की आपको मिल जाती थी, लेकिन अब इस बार से ये नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं। अभी एग्जाम हुआ नहीं, लेकिन मेरे पास जो खबर आई है, अक्सर मेरे पास खबरें आ जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप नोटिस करिए कि कल जो ये विवाद का वीडियो वायरल हुआ दिनेश चौहान का, इनका वीडियो शायद रात में आया था, क्योंकि मैं टेस्ट बनाने में बिजी था, एमपी टेट वर्ग 3 के टेस्ट बना रहा हूँ मैं, 30 टेस्ट लेना है तो उस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं नोटिस नहीं कर पाया। मुझे 1-2 बच्चों ने फिर बताया व्हाट्सएप पे लिंक भेज के, मैंने देखा। तो ये वीडियो आने के पहले मैंने दोपहर में, मतलब लगभग 5-6 घंटे पहले ही कल एक वीडियो डाला था कि हमें अब इकट्ठा होने की जरूरत है, हमें यूनिटी में रहने की जरूरत है, क्योंकि इस साल बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं होनी है। पीईबी अपने लेवल से कुछ ऐसी गड़बड़ियां री एग्जाम कराने जैसी कंडीशन फिर से बन सकती है, इसलिए हम सबको नजर रखनी है एक एक चीज पर। मॉडल आंसर सीट इस बार सुनने में ऐसा आया है कि जो स्टूडेंट अपना रोल नंबर डालेगा, डेट ऑफ बर्थ डालेगा या कैप्चा डालेगा, उसी की मॉडल आंसर सीट उसको दिखेगी। और अभी तक जैसे मॉडल आंसर सीट दिखती थी कि हम सब लोग चेक कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं, कौन से गलत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो वो इस बार शायद नहीं दिखेगी। ये सॉलिड न्यूज़ है, ठीक है। इस बार मॉडल आंसर सीट ऐसे सबको नहीं दिखेगी, और कोई स्टूडेंट ने जिस शिफ्ट में पेपर दिया वो अपना डिटेल डालेगा, तब उसको उसकी मॉडल आंसर सीट दिखेगी। तो ये अपनी गड़बड़ी छुपाने के लिए एक नया तरीका पीईबी के द्वारा अपनाया गया है। और ऐसे कितने तरीके पीईबी, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अपनी गलतियां छुपाने के लिए कितनी तरकीबें या कितनी तकनीकों का इस्तेमाल करना सोच रहा है, टेक्निकल सिक्योरिटी बना रहा है, लेकिन स्टूडेंट के फेवर में नॉर्मलाइजेशन खत्म हो जाना चाहिए ये नहीं सोच रहा, गलत क्वेश्चन नहीं आने चाहिए ये नहीं सोच रहा, कम से कम शिफ्ट में एग्जाम होने चाहिए ये नहीं सोच रहा, हर जिले में एग्जाम सेंटर बनाए जाने चाहिए ये नहीं सोच रहा, स्टूडेंट की परेशानी कैसे कम हो ये भी नहीं सोच रहा। मतलब स्टूडेंट के फेवर में ना गवर्नमेंट सोच रही है ना पीईबी सोच रही है। और अगर हम जैसे यूट्यूबर इनके फेवर में सोचते हैं या बात करते हैं या इन्हें लीड करते हैं, इन सब को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें रोकने का प्रयास किया जाता है, हमें
हमें धमकाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि मुझे पर्सनली कोई धमकी मिली नहीं है। अगर मेरे संबंध थे पीईबी चेयरमैन, पीईबी परीक्षा कंट्रोलर से, एकेएस भदौरिया जी से बहुत अच्छे रिलेशन हो गए थे, क्योंकि लगातार मैं उनसे कुछ ना कुछ बात करता रहता था, पूछता रहता था पीईबी के बारे में, अपकमिंग वैकेंसी के बारे में, एग्जाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में, कोई रिजल्ट गलत है, गड़बड़ी हुई तो उसके बारे में मैं मतलब वो पर्सनली कई बार उनका भी मुझे कॉल आया है, ठीक है। जैसे कई बार बात करते करते अगर कॉल कट गया तो उन्होंने कॉल बैक किया है मुझे। तो देखिए व्यक्ति किस तरीके का है वो समझ में आ जाता है, और अगर अपने जैसा इंसान मिल जाता है तो रिलेशन अच्छे बन जाते हैं। अभी फिलहाल वर्तमान में पीईबी कंट्रोलर कौन है, चेयरमैन कौन है, मैं ना तो मैंने इन्हें कॉल किया है, ना मैं अभी फिलहाल इनसे कुछ जानकारी लेता हूं, क्योंकि अब मुझे पिछले कई सालों में पीईबी की पूरी जानकारी हो गई है। गुप्त सूत्रों के हवाले से मुझे खबरें लगती रहती हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर इंसान तरीके का नहीं है तो उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे शौक तो बिल्कुल नहीं है कि मैं ऐसे लोगों के मुंह लगूं या बात करूं जो तरीके से बात ना करें। जो चीज़ हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसका जवाब प्रॉपर ना मिले, फिर तो अपना तरीका ही अपनाना पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल जो भी ये विवाद चल रहा है, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से सुलझ जाए और ज़्यादा चीज़ें ना बढ़ें। बाकी अगर साथ की बात है तो हम सबको एक साथ रहना चाहिए। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कम से कम हम एक दूसरे का सहयोग इस लेवल पर तो कर ही सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी हैं। ज़रूरी होगा तो हम कॉल भी करेंगे। अगर किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो मुझे भी कॉल कर सकता है। हम आपस में दोस्त हैं, भाई हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कोई अकेला ना समझे, सब लोग आगे आएँ। मैं अभी फिलहाल दिनेश चौहान की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, कि उन्हें दिक्कत है, वेलकम है, सब लोग उनके साथ हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, कि भविष्य में अगर किसी और यूट्यूबर को दिक्कत आती है, मुद्दे की बात करने जाता है, उसके साथ गुस्ताखी होती है या उसकी इंसल्ट होती है, किसी भी यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ मैं, जो स्टूडेंट का फेवर लेकर आगे बढ़ते हैं और उनके साथ कोई दिक्कत या परेशानी होती है, तो हम सब उनके साथ हैं। कोई भी हो, अगर आप स्टूडेंट के फेवर में सोच रहे हैं, उनका पक्ष रखने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, अकेले अगर आपको लगता है लीड कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचें। जानकारी हो सकता है थोड़ी देर में मिले, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। अकेला समझने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई और एग्ज़ाम कवर कर रहे हैं, मैं कोई और एग्ज़ाम कवर कर रहा हूँ, कोई और एग्ज़ाम कवर कर रहा है, लेकिन बेसिकली सब कुछ जुड़े तो पीईबी से ही है ना, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से है ना। उनकी जो वर्किंग प्रोसेस है उसका दुष्प्रभाव कहें सभी पर पड़ेगा। इसलिए, और सबसे बड़ी बात, हर कोई अपने अपने स्तर का एनालिसिस करता है। किसी को कुछ गड़बड़ी दिखती है, किसी को कुछ गड़बड़ी दिखती है, तो जाहिर सी बात है गड़बड़ी हो रही है इसलिए तो दिख रही है। उसी गड़बड़ी को हम लोग हटाना चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट मतलब बात तरीके की होनी चाहिए। स्टूडेंट को जो परेशानियां हैं, बात उसकी होनी चाहिए, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश हो, सॉर्ट आउट करने की कोशिश हो, ना कि उन मुद्दों को उलझाने की आपसी। मतलब ये एक सोशल सर्विस की बात थी, स्टूडेंट के फेवर की बात थी, लेकिन ये मुद्दा क्या है कि सोशल से पर्सनल बन गया है। अब तो 1x1 की लड़ाई दिख रही है इसमें, ठीक है। उनकी अब तो ऐसा दिख रहा है कि ये मुद्दा आपस का बन गया है, उनका दोनों का ऐसा मुद्दा ये बनता दिख रहा है। लेकिन इसको हम पर्सनल नहीं होने देंगे। जहां सहयोग की जरूरत पड़ेगी, फिलहाल जांच भी चलेगी। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा बहुत छोटा है, चुटकियों में रफा दफा हो जाएगा। हो सकता हो जाए, उम्मीद है हो जाए, भगवान करेगी रफा दफा हो जाए, सब शांति से हो, वो अपना काम करें। लेकिन अभी जो भी होगा वो जांच में सामने आएगा कि वास्तव में था क्या, हुआ क्या है। लेकिन कोई इंसान अकेला ना समझे। स्टूडेंट सभी मिलकर रहें, साथ रहें, चाहे एमपी पुलिस के हों, चाहे एमपी टेट वर्ग 3 के हों, चाहे पटवारी के, एमपीएसआई, महिला पर्यवेक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको भी पीईबी से ही गुजर के, पीईबी का जो ब्रिज है उसको पार ही करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इसलिए आपस में जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। स्टूडेंट अगेंस्ट नहीं होने चाहिए एक दूसरे के, ना ही यूट्यूबर अगेंस्ट होने चाहिए एक दूसरे के। आपस में, मैंने बोला, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं करना। किसी बात से आप सहमत नहीं हो सकते हैं। मैंने बोला था एग्जाम नहीं होगा या नहीं होना चाहिए, तो आप उस पर एग्री नहीं थे। आपने बोला एग्जाम होना चाहिए, मैं उस पर एग्री नहीं था, क्योंकि मुझे चीज़ें कुछ गलत दिख रही थी फिलहाल, तो मैं मना कर रहा था। तो ये चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन ना तो स्टूडेंट अगेंस्ट में होने चाहिए आपस में, ना यूट्यूबर अगेंस्ट में होने चाहिए। अगर पीईबी की बात होती है, किसी एग्जाम की बात होती है, गड़बड़ियाँ एक जैसी देखने को मिल रही हैं सभी एग्जाम में। इसलिए इस साल जरूरी हो सकता है, जरूरत पड़ सकती है हमें आंदोलन करने की, प्रोटेस्ट करने की, कुछ भी करने की, क्योंकि गलत होने नहीं देंगे। अगर 3 से 4 साल के बाद भर्ती आ रही है, तो एक भी वैकेंसी घपला या घोटाले की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। बस मेरा ये कहना है। बाकी जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों के पास पहुंचे। सभी लोग यूनिटी बनाकर रखें। कोई कहीं भी रहता हो, कोई दिक्कत नहीं है। भोपाल में है, कोई इंदौर में है, फिलहाल मैं छतरपुर में हूँ, क्योंकि इंदौर में कोविड फैल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। तो लेकिन कोई कहीं भी हो, मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश हमारी जिम्मेदारी है। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, हमें लीड करना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी भोपाल, इंदौर, कहीं भी आना जाना होगा, तुरंत आना जाना होगा। जहां हमें इकट्ठा होना होगा, हम इकट्ठे होंगे। बस एक आवाज़ देने की ज़रूरत है। सबको एक साथ रहना है। अपनी सेहत का ख्याल रखें।
काम पर फोकस करें। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि काम पर फोकस करना जरूरी है। वर्ग 3 के बच्चे फिलहाल प्रिपरेशन पर भी फोकस करें। लगातार मैं टेस्ट सीरीज शुरू करा रहा हूँ, मैंने बता दिया आपको, कोई भी टेस्ट मिस ना करें। लगातार टेस्ट चलेंगे, उसी में व्यस्त था इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आया है। लगातार टेस्ट देते रहें। बाकी चैनल के माध्यम से अपडेट आपको मिलती रहेगी। टेस्ट आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, डाउनलोड कर लें। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है, वही एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी को हो मुझे बताएं, किसी और को बताएं जिनको लगता है कि आप बता सकते हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसका समाधान ढूंढेंगे, निकाला जाएगा उसका समाधान, ठीक है। बाकी कोशिश करें जितना हार्ड वर्क आप कर सकते हैं ऑनेस्टी के साथ। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो कमेंट करके बताएं, उसका भी समाधान किया जाएगा। जरूरी होगा तो अगले वीडियो में मेंशन भी किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।